हम लोग ऑब्जेक्टिव का पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। मैथ का ऑब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम की दृष्टि से है उसके लिए पार्ट 4 हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट 3 तक वीडियो जो है डाला जा चुका है। आप लोग इसके पहले वाले पार्ट को भी देख सकते हैं। ये मिसलेनियस चल रहा है, प्रत्येक चैप्टर से मिलाकर ऑब्जेक्टिव है और आपको सॉल्व करके बताया जा रहा है। ऐसा ढंग से सॉल्व करके बताया जा रहा है कि अगर आप एक ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं तो आप इस पर आधारित बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। जैसे कि मैथ में संख्या अंक का कमी नहीं है, इसमें अंक और संख्या बदला जा सकता है। अगर आप रटे हैं तो आप इसी क्वेश्चन को केवल आप बनाइएगा और अगर आप समझे हैं तो इस पर आधारित जितना क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर समझाने का प्रयास किया जा रहा है, रटवाने का प्रयास नहीं है। तो आइए हम लोग इसको समझें। देखिए दिया है बिंदुओं, दो बिंदु दिया हुआ है को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक 2, P है तो P का मान बताइए। देखिए 2 पॉइंट जो भी हो उसको इसमें हम लोग क्या करते हैं, बीच वाला पॉइंट निकालने के लिए अगर कोई रेखा है और उसका मध्य बिंदु निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बताए थे कि शुरू वाले पॉइंट को XY, बाद वाले को भी XY ही हम लोग कहेंगे। कोई भी बिंदु को XY के रूप में दर्शाया जाता है। केवल 2 बिंदु है तो उसमें अंतर दिखाने के लिए इसको x1 y1 लिख देंगे और इसको x2 y2 लिख देंगे। इसमें का x और y का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x वाले दोनों को जोड़कर 2 से भाग लगा देंगे तो x का मान निकल जाएगा इस कोऑर्डिनेट का। और उसके बाद यहाँ पर अगर y वाले को जोड़कर हम लोग 2 से भाग लगा देंगे तो y का मान निकल जाएगा। यहाँ तक आप लोग बात समझ चुके हैं। पहले से भी नियामक ज्यामिति का जो वीडियो डाले हैं उसमें भी इसको अच्छा तरीका से समझाया गया है, ठीक है। तो हम लोग को इसमें मान किसका निकालना है, केवल P का, यानी कि x, y होता है, यानी कि y का ही केवल हम लोग को मान निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, y वाला को जोड़कर 2 से भाग लगा देंगे। y वाला कौन होता है, जो बाद में दिया रहे, तो -5 और 11 दिया है, इसको हम लोग जोड़ेंगे और 2 से भाग लगा देंगे तो -5 + 11 बटा 2 कर देंगे। तो ये माइनस में प्लस में घट जाएगा, 6/2 हो जाएगा, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा B। यहाँ तक ये बात समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कोई भी अगर बिंदु हो x, y के रूप में तो इस x को हम लोग कहते हैं भुज और y को हम लोग क्या कहते हैं, तो कोटि कहते हैं। इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि कोटि है तो कोटि कौन सा होता है, कोटि होता है बाद वाला। तो बाद में कितना दिया हुआ है, -7, यही आंसर हो जाएगा। अगर भुज पूछता तो भुज हम लोग क्या लिखते, -6 लिख देते। बात समझ रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो वीडियो है उसमें इसका और अच्छा ढंग से एक्सप्लेनेशन है, आप लोग उसमें जाकर देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है इसमें कि सेक स्क्वायर 10 डिग्री, ठीक है, सेक स्क्वायर 10 डिग्री और -tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर 80 डिग्री का मान है। तो सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री, इसका मान पूछ रहा है। कोई एक को हम लोग बदल लेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा वाले फार्मूला से, तो शुरू वाले को ही बदल देते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे कि 10 आ जाए, तो 80 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 80 डिग्री, ऐसे हम लोग लिखे। सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस सेक 90 डिग्री माइनस ये बदल जाता है कोसेक में, और थीटा के जगह पर 80 डिग्री है तो 80 डिग्री दे देंगे। लेकिन यहाँ पर सेक स्क्वायर था तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। माइनस कोट स्क्वायर 80 डिग्री। आप लोग एक फार्मूला पढ़े हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। थीटा कहने का सेंस कि दोनों एंगल जो होगा, दोनों कोण एक जैसा होना चाहिए, थीटा थीटा दोनों सेम होना चाहिए। तो 80 डिग्री है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसका आंसर 1 हो गया। यानी कि इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए आंसर होगा, ठीक है। अब
हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। दे रहा है यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक -1 0 5 -2 8 2 हो तो इसके केंद्रक का नियामक होगा। तो बताए थे कि त्रिभुज के केंद्रक का नियामक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पूरे x वाले को जोड़कर 3 से भाग लगा देंगे तो x का मान निकल जाएगा, और पूरा y वाला जोड़कर हम लोग 3 से भाग लगा देंगे तो y का मान निकल जाएगा। x कौन होता है? तो पहला वाला, यानी कि जितना भी बिंदु दिया है उसमें जो पहले पहले लिखा है वो x होगा, बाद में जितना लिखा है y होगा। तो पहले हम लोग x वाला का निकाल लें। -1 है, फिर यहाँ पर पहले -1 है, इसमें सबसे पहला कौन है? तो 5 है, तो +5 कर लिए। फिर इसमें का पहला कौन है? 8 है, तो +8 कर लिए। बटा में कितना कर देंगे? तो 3। अब यहाँ देखिए 8 और 5 13, 13 में से 1 घट जाएगा तो हो जाएगा 12 बटा 3, क्योंकि माइनस में तो घटा लेंगे, इसे काटेंगे तो 4 आ गया, यानी कि x का मान 4 आ गया। तो हम लोग पहले ही देख लेंगे कि कहीं x का मान 4 दिया है, बाकी में नहीं दिया है, तो वही आंसर हो जाएगा। सेकेंड वाला y वाला निकालने का काम नहीं है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर फर्स्ट में 4 दिया है, जो हम लोग का x का मान आया है 4, तो x का मान 4 इसी में दिया है, बाकी किसी में x का मान 4 नहीं है, यानी कि आंसर कौन होगा? तो b होगा। मान लीजिए अगर किसी दूसरे में भी अगर पहले 4 दे दिया होता तो बाद वाला के लिए भी हम लोग y वाला भी हम लोग चेक कर लेते, लेकिन इसमें तो सीधा है कि x का मान पहले वाला होता है और x आया है 4, तो जब भी होगा तो यही आंसर होगा, नहीं तो आप y भी निकाल के अपना चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए। अब आइए अगले क्वेश्चन के तरफ। इसमें दे रहा है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उस अर्धवृत्त की परिमिति होगी। देखिए r का मान दे रहा है 7 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त ऐसे एक वृत्त होगा, ठीक है, तो इसमें इस तरह से हम लोग एक व्यास खींचते हैं जिसमें ये r और ये भी r हो जाएगा, और पूरा को हम लोग व्यास कहेंगे, d कहेंगे। तो ये अर्धवृत्त के लिए ये जो चाप है इसमें हम लोग जैसे हम लोग लिख रहे हैं परिमिति निकालना है, तो यहाँ ये वाला जो चाप है ये वृत्त का आधा हो गया, तो वृत्त का परिधि होता है 2πr, तो हम लोग इसका आधा अगर करेंगे तो क्या बचेगा? πr, तो हम लोग यहाँ पर πr लिख दिए। लेकिन इसमें ये वाला भी हिस्सा है जिसमें r कितना है? तो 2r आया है, तो प्लस हम लोग क्या कर देंगे? 2r, तब जाके इसका क्या निकलेगा? परिमिति। केवल अगर आप πr निकालिएगा तो चाप का लंबाई हो गया। अब यहाँ पर पाई के जगह पर 22/7 रखेंगे, गुना r के जगह पर 7 प्लस 2 गुना r का मान 7 लिख देंगे। अब ये 7 से ये 7 कट गया, यहाँ पर कितना आएगा? तो 22 प्लस इसको गुना करेंगे तो 14, यानी कि टोटल कितना आ गया? 36 सेंटीमीटर। यानी कि इसका परिमिति हम लोग कितना लिख देंगे? तो परिमिति हो गया 36 सेंटीमीटर। ये ए आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग बात समझे। अब कुछ और हम लोग नया क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद हम कुछ नया क्वेश्चन लिख रहे हैं और फिर उसको सॉल्व कर रहे हैं। कुछ और क्वेश्चन है आप लोग के सामने, इसको अब समझिए। दे रहा है कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बाह्य मतलब होता है बाहर, यानी कि ये वृत्त हो गया। बाह्य बिंदु कहने का मतलब कि वृत्त के बाहर कोई बिंदु हो, तो कहेगा कि इससे वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो इससे वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, ठीक है। इससे वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु रहेगा तो वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है? तो 2 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो 2 खींची जा सकती है। अब पूछेगा स्पर्श रेखा होता क्या है? स्पर्श रेखा होता है कि ये वृत्त के एक ही बिंदु को स्पर्श करता है, एक ही बिंदु को स्पर्श करता है, ठीक है। इसी को हम लोग स्पर्श रेखा कहेंगे।
तो अगर ऑब्जेक्टिव में आपसे आ जाए कि स्पर्श रेखा वृत्त के कितने बिंदुओं को स्पर्श करता है, तो केवल एक बिंदु को, मतलब ये जो स्पर्श रेखा है वृत्त का केवल एक बिंदु को स्पर्श किया होगा। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन आ सकता है। एक तो हो गया कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो 2। और स्पर्श रेखा वृत्त के कितने बिंदु को स्पर्श करता है, तो मात्र एक ही बिंदु को स्पर्श करेगा। और ये वृत्त के बाह्य बिंदु से जो वृत्त पर स्पर्श खींचा जा सकता है, ये दोनों का लंबाई आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता था कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचे जाने वाली स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती है, तो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती है या बराबर होती है। जो ये बाह्य बिंदु से वृत्त पर हम लोग खींचे हैं, तो ये दोनों का लंबाई आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब इसी में फिर एक और क्वेश्चन आ सकता है कि वृत्त पर दिए गए बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो यहाँ पर केवल एक और एक स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। मतलब अगर वृत्त पर अगर कोई बिंदु दे दिया है, उस पर अगर स्पर्श रेखा खींचना है, तो कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, तो सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ रहे हैं। और अगर कहा जाए कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो अनंत। मतलब ऐसे भी खींच लेंगे हम लोग, इधर से भी खींच देंगे, मतलब कहीं से भी हम लोग वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो अनंत। तो याद रखिएगा कि वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जाएगी, 2, और दोनों का लंबाई आपस में क्या होगा, तो बराबर। उसके बाद स्पर्श रेखा वृत्त के कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, तो एक बिंदु पर स्पर्श करती है। फिर कहा जाएगा कि ये जो वृत्त है उस पर दिया गया कोई बिंदु हो तो उस पर कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, तो केवल एक स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। केवल अगर कहा जाए कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर कोई रेखा वृत्त के 2 बिंदुओं को स्पर्श कर ले, ठीक है, तो इसको हम लोग कौन सा रेखा कहेंगे, तो इसको हम लोग छेदक रेखा कहते हैं। याद रखिएगा, इसको हम लोग कहेंगे छेदक रेखा। ठीक है, अगर कोई रेखा खींचा जाए जो वृत्त के 2 बिंदुओं को स्पर्श कर ले, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, छेदक रेखा। और अगर रेखा परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिला दे, तो उस परिस्थिति में इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग जीवा कहेंगे। ये सब आप लोग याद रखिएगा। व्यास भी क्या होता है, तो एक प्रकार का जीवा ही होता है, क्योंकि देखिए ये भी वृत्त के परिधि के एक बिंदु से दूसरे परिधि के ये दूसरे बिंदु को मिला रहा है ना, तो इस व्यास जो है, तो ये भी क्या होगा, एक प्रकार का जीवा ही है। लेकिन ये व्यास जो होता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ये भी जीवा ही है, इन वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। तो इसमें स्पर्श रेखा से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा उसका ऑब्जेक्टिव आप लोग आसानी से बना सकते हैं। जैसे दे दे कि यहाँ पर कोई वृत्त है, यहाँ पर P, यहाँ पर नाम दे दिया गया P, A और B ऐसे, और PA का लंबाई दे दे कि 5 सेंटीमीटर है, PB का लंबाई कितना होगा, तो दोनों का लंबाई आपस में क्या होगा, तो बराबर होगा। ये याद रखिएगा। यहाँ तक आप लोग बात समझ गए। एक और चीज समझ लीजिए कि अगर ये वृत्त है और यहाँ पर ये हो गया त्रिज्या, अगर यहाँ स्पर्श रेखा खींचा गया है, तो ये त्रिज्या पर ये स्पर्श रेखा क्या होता है, लंब होता है। यानी कि इस दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। हमेशा इसको याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन समझ गए। और अब देखिए, जैसे कि एक क्वेश्चन समझाए तो समय ज़्यादा लग रहा है, क्यों, क्योंकि केवल यही क्वेश्चन आप लोग को नहीं बताया गया। अब यही रटवा देना रहता तो बात अलग था। इस क्वेश्चन के साथ साथ आप कितना सारा ऑब्जेक्टिव जो है समझ गए। बाकी में इस तरह का नहीं है। बाकी में क्या है कि पहले से क्वेश्चन टाइपिंग है और उसमें जो आंसर है टिक लगाते गए, आगे बढ़ते गया, आपको समझ में आया या नहीं आया, उसका व्यू बढ़ा, उसका घंटा बढ़ा, उसका पैसा आया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि पूरा अच्छा से आपको सब समझ में आ रहा है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो 1 + cot स्क्वायर थीटा, इसका सूत्र आप लोग पढ़े होंगे। इसका सूत्र क्या होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। आप लोग डायरेक्ट फार्मूला जानते हैं कि 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा,
तो कोसेक स्क्वायर थीटा होगा। यानी कि इसका आंसर हम लोग कौन लिख देंगे, तो सी लिख देंगे। ये क्या है, तो ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला है। अगर कन्फ्यूजन है, इस याद नहीं है कि इसका कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो क्या कीजिएगा, तब थोड़ा सा मेहनत करना होगा, फिर भी बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसको अगर आप बनाना चाहिए तो नहीं बनेगा। हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा ऐसे हम लोग लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, 1 प्लस कोट का फॉर्मूला याद है ना, क्या होगा, b बटा p। स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है यहाँ तक। अब इसका एलसीएम लेंगे तो p स्क्वायर हो गया, इससे हम लोग डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो इससे हम लोग इसमें डायरेक्ट गुना अगर करेंगे, तो इससे हम लोग गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसे हम लोग लिख देंगे। अब आप लोग फार्मूला जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आप लोग पढ़े होंगे कि ये हो गया अगर हाइपोटेनस यानी कि कर्ण हो गया, और ये लंब हो गया, और ये क्या हो गया, तो आधार हो गया। तो आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर लिख सकते हैं, बटा में क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। अब एच बटा पी किसका फॉर्मूला होता है, तो कोसेक का फॉर्मूला होता है। तो हम लोग कोसेक थीटा लिखेंगे, लेकिन दोनों का स्क्वायर है तो हम लोग इस पर स्क्वायर दे देंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा आ गया, बात समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट फार्मूला याद है तब तो ठीक है, अगर डायरेक्ट फार्मूला अगर याद नहीं है तो थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक बात आप लोग समझ गए। अब इसको मिटा रहे हैं। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन के तरफ चला जाए। अगला क्वेश्चन दे रहा है, इसमें क्या दे रहा है अगला क्वेश्चन, तो tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा, ठीक है। याद रखिएगा, जब भी tan वाला गुना में हो तो हम लोग क्या करेंगे कि उसके एंगल को जोड़कर देखेंगे, उसके कोण को, जिसका भी योगफल 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग कोई थीटा दिया है और यहाँ पर भी कोई दूसरा थीटा दिया है, दोनों को जोड़ रहे हैं, अगर 90 डिग्री आ रहा है तो उस परिस्थिति में tan थीटा जो है 1 इंटू tan थीटा 2, ये क्या होता है, तो हमेशा कितना के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। थीटा 1 कहने का मतलब कि कोई भी कोण होगा, यहाँ पर कोई भी कोण होगा, लेकिन इस दोनों कोण को जोड़ने पर मान कितना हम लोग को लाना है, तो 90 डिग्री लाना है, ठीक है। तो अगर 90 डिग्री अगर आ जाएगा जोड़ने पर, तो अगर वो गुना में रहे तो उसका गुणनफल कितना के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसी तरीका से यहाँ पर 10 डिग्री है, ये पूरा तब पूरा गुना में है, 10 डिग्री, और यहाँ पर कितना है, तो 80 डिग्री, ये और ये आपस में गुना में है ना। तो इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो इसका मान कितना के बराबर आ जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 1 के बराबर। बात समझ रहे हैं यहाँ तक। अब फिर ये सब गुना में ही है, तो गुना। अब ये देखिए, यहाँ पर है 15 डिग्री और यहाँ पर है 75 डिग्री। अब 15 और 75 को अगर हम लोग आपस में अगर जोड़ ले रहे हैं तो 90 हो रहा है, तो ये दोनों भी गुना में है, तो इसका गुणनफल कितना के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। और 1 और 1 को गुना कर लीजिएगा, मान कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। यहाँ तक आप लोग बात ये समझ गए, ठीक है। तो इसका आंसर पूछा जाए क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1, ठीक है यहाँ तक। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए। अगला क्वेश्चन दे रहा है, इसमें अगला क्वेश्चन है tan थीटा बराबर √3 दे रहा है। सेक थीटा का मान पूछ रहा है कि सेक थीटा का मान क्या होगा। तो आप लोग ये बताइए
कि tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो आप लोग को याद होगा कि tan 60 डिग्री का मान जो है वो √3 होता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया, तो 60 डिग्री। तो हम लोग से पूछ रहा है कि सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा, मतलब यहाँ पर सेक थीटा पूछा था ना, तो थीटा का वैल्यू तो 60 डिग्री हो गया, तो हम लोग इस थीटा को हटा के 60 डिग्री लिख सकते थे। तो सेक 60 डिग्री का मान कितना के बराबर होता है, तो सेक 60 डिग्री का मान कितना के बराबर होगा, आप लोग को भी पता है कि 2 के बराबर हो जाता है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, तो इसका आंसर हो गया 2। यहाँ तक बात समझ गए? अगर नहीं समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, इस तरह समझिए। इसमें tan थीटा का मान दे रहा है √3, tan थीटा बराबर √3 दिया हुआ है। डिग्री का मान याद नहीं है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। सेक थीटा पूछ रहा है, फॉर्मूला होगा √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लिख दीजिए √1 प्लस tan के बदले में √3 लिख देंगे, दिया है मान, इसका स्क्वायर कर स्क्वायर कर देंगे, √1 प्लस इसमें √3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना बाहर हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। रूट वाला का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अब 1 और 3 जोड़ लेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही आंसर हो गया। बात समझ गए? इसमें कोई परेशानी नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण दे रहा है x² प्लस bx बराबर c दे रहा है, यानी कि ax² प्लस bx, इसको अगर इधर लाएं तो -c बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक? अब कह रहा है इसका 2 मूल है, कौन कौन, तो इसका 2 मूल दे रहा है अल्फा और बीटा। ठीक है, तो इसका 2 मूल अल्फा और बीटा दे रहा है। 1 मिनट इधर समझिए, शायद इधर लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि पीछे से इशारा किया है लोग जो इसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसको मिटा दे रहे हैं। इधर देखिए, ax² प्लस bx बराबर c। चुपचाप से वहीं बैठे रहते हैं, तो कभी आते हैं लोग कोई पढ़ने, तो वो बोलते हैं कि चलिए आज वीडियो बनाया जाए, तो वहीं वीडियो बनाना हम लोग शुरू कर देते हैं। पहले से कुछ ऐसा प्लान होता नहीं है, लेकिन हाँ, अभी 10th का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इस वजह से रोज़ रोज़ रेगुलर कुछ वीडियो डाल रहे हैं कि जितना भी स्टूडेंट लोग हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको फ़ायदा हो जाए। और अब ये सिलसिला जो है लगातार स्टार्ट ही रहेगा। हो सकता है कि बीच में जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद बीच में हम लोग कुछ दिन का गैप करेंगे, लेकिन फिर एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद लगातार हम लोग इसमें वीडियो डालते ही रहेंगे। और मैथ के अलावा भी बाकी सब्जेक्ट का भी वीडियो इसमें अब डाला जाएगा। कोई ना कोई समय निकालेंगे और वीडियो बनाएंगे। तो अब यहाँ पर ax² प्लस bx, इसको इधर बुला लेंगे, -c बराबर 0। यहाँ पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, मतलब मूलों का जो योग होता है अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है -b/a। यही फार्मूला होता है -b/a। कैपिटल इसलिए लिख दिए क्योंकि इसमें पहले से स्मॉल वाला यूज किया गया है। अब यहाँ पर लिखे माइनस, b के जगह पर कितना है, तो हम लोग b कहते हैं x के गुणांक को, तो यहाँ पर मान कितना है b बटा a कहते हैं x² के गुणांक को, यहाँ पर बटा में कितना दिया है a। इसका आंसर हो जाएगा -b/a। कहाँ दिया है, -b/a। a में दिया हुआ है -b/a, यानी कि इसका आंसर कौन हो जाएगा, a हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ रहे हैं? अगर यही जो है यहाँ अल्फा इंटू बीटा पूछ लेता, इसका फॉर्मूला c/a होता। अब c का मान यहाँ माइनस में है, तो हम लोग यहाँ -c लिखेंगे, अब बटा a का मान a है तो a लिखेंगे। तो ये आंसर होता अगर अल्फा इंटू बीटा इसी क्वेश्चन के लिए पूछता तो कभी कभार क्या करता है, क्रम चेंज कर देगा, इसको इधर भी ला सकता है, इसको इधर भी ला सकता है। तो जिस तरह से क्रम चेंज करे आप लोग भी उसको समझकर
बना लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग कुछ क्वेश्चन समझे। इसके पहले भी 3 पार्ट हो चुका है, उसमें भी बहुत सारा जो क्वेश्चन है ठीक इसी ढंग से जितना आज एक्सप्लेन कर रहे हैं उसी ढंग से उसमें भी एक्सप्लेन करके बताया गया है। तो जो पहला बार देख रहे हो वो पिछले भी वीडियो को जरूर देख लीजिए। और भी बहुत सारा वीडियो जो है डाला गया है जो बोर्ड के लिए है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी कुछ वीडियो डाला गया है, ट्रिगोनोमेट्री का है, कंस्ट्रक्शन डाला गया है, कंस्ट्रक्शन पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक। और आप लोग उस पूरे वीडियो को देखिएगा तो मैथ में आप लोग का मार्क्स जो है वो बहुत अच्छा आ सकता है। तो ठीक है, तो फिर हम लोग अगले पार्ट में कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे।